Zero Academy. हेलो टू ऑल, वेलकम टू द ज़ीरो एकेडमी। हमारा जो क्वेश्चंस दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से। तो सबसे पहले आप समझ जाइए कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल होता क्या है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है, उस केमिकल रिएक्शन में यदि कोई स्ट्रेस जनरेट होता है, कब की कंडीशन में? जब वो इक्विलिब्रियम के केस में होता है। मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे हो और यदि उस पे कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस किया जाए। स्ट्रेस कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं उस पर टेम्परेचर से, प्रेशर से, या फिर उसके कंसंट्रेशन से। कुल इन सब चीज़ों में यदि चेंजेस किया जाता है, तब वो रिएक्शन अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ताकि वो इसके द्वारा किए गए इफेक्ट को नलीफाई कर सके या फिर ज़ीरो कर सके। मान लीजिए कोई इक्वेशन है मेरे पास, a प्लस बी से सी प्लस डी, कुछ इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया? रिएक्टेंट। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट जो उत्पाद बनेगा। इस डायरेक्शन में जाएगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन बोलेंगे, जब प्रोडक्ट बन रहा है। वापस वाले को क्या बोलेंगे? हम बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो यदि इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसमें यदि टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन चेंज किया जाता है, तो इसका जो अभी इक्विलिब्रियम के केस में क्या है, इधर भी फॉर्मेशन हो रहा है और इस साइड भी फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स दोनों डायरेक्शन में काम चल रहा है। केमिकल रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड्स कर रहे हैं। तो इसके द्वारा जो इफेक्ट जनरेट हुआ उसको नलीफाई करने के लिए उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस अपने आप को या केमिकल रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। यही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ली चैटलियर्स ने। तो इनके अकॉर्डिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे चेंजेस लाता है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड्स एट लो प्रेशर? लो प्रेशर में कौन सा रिएक्शन काम करेगा? आपके पास ये सारे रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रेशर के केस में हम बात करें, प्रेशर जो होता है वो कब एक्ट करेगा? जब कभी आपके पास वॉल्यूम यदि हाई होगा तो वहाँ से लो वॉल्यूम की ओर प्रोसीड करेगा। कब? जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा जब हम दाब बढ़ाएंगे तो अधिक आयतन से वो कम आयतन की ओर रिएक्शन प्रोसीड करता है, बढ़ता है। अब आयतन, इनमें से देख के आप कुछ आयतन तो समझ में आएगा नहीं। तो आयतन कहने का मतलब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल से। तो नंबर ऑफ मोल्स जिधर ज़्यादा होगा उधर से कम नंबर ऑफ मोल्स की ओर हमारा रिएक्शन जो है वो शिफ्ट होगा। कब? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तब। और जस्ट उसका उल्टा होगा, जब हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तब इस डायरेक्शन में, मीन्स कम मोल से ज़्यादा मोल की ओर। अब यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। जो भी आपको रिएक्टेंट जो दिया गया है उसके सामने जो संख्या है, जैसे कि N2 के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, H2 के सामने 3 है, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये 1 मोल्स N2 है, ये 3 मोल H2 है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 3 ये 4 हो गए, इधर 2, मतलब ये क्या हो रहा है? ज़्यादा से कम। इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, ये दोनों 1 + 1 2 और ये 2 ये बराबर हो गए। इस केस में देखते हैं तो इधर 1 है लेकिन इधर 1 + 1 2, तो इधर ज़्यादा है। इस कंडीशन में देखते हैं तो ये दोनों बराबर हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमको मिलता है उसमें क्या है, इधर पे 1 + 3 टोटल 4 है और इस डायरेक्शन पे कितने हैं? 2 है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड 4 है और प्रोडक्ट की तरफ 2 है। इसका मतलब प्रेशर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो इस वाले रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट होगा। मतलब N2 और H2 का प्रोडक्ट NH3 जो है उसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर विच रिएक्शन एंड द फॉलोइंग देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम? ये जो चार इक्वेशंस दिख रहे हैं इसमें से प्रेशर का इफेक्ट किसमें नहीं होगा? अभी हमने देखा कि प्रेशर किस तरीके से काम करता है। तो जब कभी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं अगर वो बराबर हों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स यदि बराबर होगा तो वहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से देख लीजिए 3 + 2 + 1 3 है, इधर 2 है, चेंज होगा। 3 1 4 है, इधर 2 है। इस केस में देखिए यहाँ पे 1 है और ये 1 है, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ में बराबर है। इसका मतलब इसमें प्रेशर का कोई चेंजेस नहीं होगा। Under a given set of experimental condition with increase in concentration of a reactant,
द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी। क्वेश्चंस देखिए, एक कोई कंडीशन दिया गया है किसी एक्सपेरिमेंट के लिए और उसमें रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये कहता है कि किसी फिक्स एक्सपेरिमेंट में यदि हम रिएक्टेंट साइड का, इस रिएक्टेंट का यदि कंसंट्रेशन जो है हम बढ़ा दें, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, तब प्रोडक्ट साइड का क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, या पहले घटेगा उसके बाद फिर बढ़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा है कि किस दर से हमारा उत्पाद तैयार हो रहा है, वही हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी ध्यान रखेंगे, कभी भी यदि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ता है। मान लीजिए मैं बात करूं H2 प्लस I2 से बन रहा है 2HI, तो इस कंडीशन में मैं यदि हाइड्रोजन एंड आयोडीन को मैं इंक्रीज करूं, इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज करूं, तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ HI जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका इंक्रीज। कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू लीच-एटलियर्स प्रिंसिपल एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन विल N2 प्लस O2 से मिलकर बन रहा है 2NO एंड साथ में है -43,200 कैलोरी। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस में सबसे पहली बात, अभी आपने देखा प्रेशर टेम्प और कंसंट्रेशन का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट किस तरीके से पड़ेगा। अभी क्वेश्चन को देखकर समझिए, क्वेश्चन में प्रोडक्ट साइड में इसके अलावा कुछ और तो नहीं लिखा। हमेशा आपको ये ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ कैलोरी, मतलब यहाँ पे डेल एच जो है ये आपका किसको शो कर रहा है? एनर्जी को शो कर रहा है। डेल एच जो है लिखते समय यहाँ पे माइनस लिखते हैं, लेकिन जब सेपरेट लिखते हैं तो उसको पॉजिटिव लिखते हैं। मीन्स डेल एच इक्वल्स टू अगर लिखना होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखाता है। ये कंडीशन शो करता है इंडोथर्मिक रिएक्शन को। आपको पता होगा कि रिएक्शन जो रहता है दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक कहने का मतलब वो रिएक्शन जिसको कंप्लीट कराने के लिए हमें ऊर्जा देना पड़ता है, हमें हीट देना पड़ता है, तब की कंडीशंस में उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। और जहाँ पे रिएक्शन से हीट इवॉल्व होता है, खुद बाहर निकलता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चूना जो रहता है उसको यदि आप पानी में डालोगे तो पानी गर्म होकर उबलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है। यही कंडीशन है। तो जब भी कभी टेम्परेचर का चेंजेस होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं देन डेफिनेटली जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो बढ़ता है। मैंने फिर से कहा, एक बार फिर से सुनिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन यदि है, इस कंडीशन में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ेगा। क्लियर? अगर यहीं पे हम बात करें एक्सोथर्मिक का, तो अगर एक्सोथर्मिक होगा तब की केस में, एक्सोथर्मिक के केस में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तब की कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो घटेगा, जस्ट इसका इन्वर्स होगा। ये तो आपको समझ में आ गया एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक का। अगर एक्सो और इंडो दोनों नहीं हुआ तब, अगर नॉर्मल रिएक्शन हुआ तब क्या होगा? जब नॉर्मल रिएक्शन होता है तब टेम्परेचर का जो चेंजेस होता है या टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी। सेम एक्सटेंट के साथ दोनों डायरेक्शन में उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता है। इसका मतलब हम एग्जैक्ट बोले या नेट बोले तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर आप सेपरेट बोल सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बोथ आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग विथ टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया ले चार्टियर्स प्रिंसिपल और उसमें इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।